हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1। ह्यूमन वैल्यूज़ की यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ वैल्यू एजुकेशन। अब वैल्यू एजुकेशन से सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एथिक्स क्या होता है, वैल्यूज़ क्या होती हैं। एथिक्स ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड से आया है, जो ग्रीक वर्ड है ईथोस, और ईथोस का मतलब होता है कैरेक्टर। तो जब भी कोई ह्यूमन बीइंग कोई भी चीज़ डिसाइड करता है कि ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, क्या चीज़ मेरे लिए सही है, तो उसके लिए उसको ये पता होना चाहिए कि राइट और रॉन्ग क्या है, मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, मेरी लाइफ के लिए क्या सही है क्या गलत है। तो वो जो कैरेक्टर है, यदि वो ह्यूमन बीइंग को नहीं पता, एथिक्स के बारे में नहीं पता, तो वो कोई भी चीज़ को ढंग से कर नहीं सकता। यानी कि आर्ट ऑफ लिविंग, कि हमें लाइफ को कैसे जीना चाहिए, ये हमें बताते हैं एथिक्स। ठीक है, और यदि इसको और हम डिटेल में पढ़ें तो वो आ जाती है वैल्यू एजुकेशन। जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जिसमें रिस्पेक्ट है, केयर है, लव है, ये सब वैल्यू एजुकेशन में आती है। तो वैल्यूज़ जो हमें बताती है कि वैल्यू जो होती है वो यूनिवर्सल होती है, वो कहीं चेंज नहीं होती। आज हम इस कंट्री में दूसरी कंट्री में भी चले जाएंगे या दूसरे रिलीजन में चले जाएंगे तो भी वहाँ पे वैल्यूज़ चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे जो हम इंट्रोडक्शन ऑफ वैल्यू एजुकेशन के बारे में हम बताने वाले हैं, ये यूनिट फर्स्ट है। और फर्स्ट यूनिट में जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जितनी भी जो कैरेक्टर है कि ह्यूमन बीइंग जो है उसको जीने की कला के बारे में यदि हम बात कर रहे हैं, तो उसको कैसे जीना चाहिए, उसको क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में आने वाली, इस यूनिट में आने वाली है। तो फर्स्ट चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी वैल्यू होती हैं, उनको क्यों हमें अपनाना चाहिए, और क्या गाइडलाइंस होती है वैल्यू एजुकेशन की, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होने वाला है। और जो ये चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगी, उसके अलावा आपको इस चैप्टर की पीडीएफ, जिसमें सारे क्वेश्चन, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे जो आरटीयू में आने वाले हैं, जो आपके इंटरनल्स में आने वाले हैं, वो सभी क्वेश्चंस उस पीडीएफ में दे रखे होंगे। और वही मैं क्वेश्चन की फॉर्म में भी बताऊंगी, और जो आपको पूरा इसका इंट्रोडक्शन भी देने वाली हूँ कि किस तरीके से हमें वैल्यू एजुकेशन जो है फॉलो करते हुए अपनी लाइफ को जीना चाहिए। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि नीड क्या होती है, यदि वैल्यू एजुकेशन की ज़रूरत क्या है, कि इसकी ज़रूरत है क्यों हमें। ह्यूमन बीइंग को वैल्यू एजुकेशन की इसलिए ज़रूरत है यदि उसको यही नहीं पता होगा कि मुझे जीना कैसे है, अब मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मेरे लिए क्या वैल्यूएबल है, तो वो आगे की चीज़ों को कर ही नहीं सकता कि उसके गोल्स क्या है, उसके लॉन्ग टर्म गोल क्या है, शॉर्ट टर्म गोल क्या है, उसको लाइफ में करना क्या है। तो ये जो नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन, ये नीड यहाँ पे वैल्यू एजुकेशन से बता रखा है कि वैल्यू एजुकेशन की हमें लाइफ में क्यों ज़रूरत है। तो वैल्यू एजुकेशन हमें आर्ट ऑफ लिविंग, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है आर्ट ऑफ लिविंग, कि हमें कैसे जीना चाहिए, वो सब चीज़ें वैल्यू एजुकेशन हमें बताती है। अब ये जो वैल्यू एजुकेशन है, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, और वो जितने भी टर्मिनोलॉजी इसमें आएंगे पहले तो उसको हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद आरटीयू में, इंटरनल्स में आपके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि यदि मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में बताऊंगी तो और आपको इजीली समझ में आएगा, टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई, उसके बाद उस पर क्वेश्चन कैसा आता है वो यहाँ पे इसमें हम पूरे वीडियो में, पूरे लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगी, और किस तरीके से हमें वो क्वेश्चन करना चाहिए। क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन है, जो उसकी यदि लैंग्वेज चेंज हो जाती है तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, अब इसका आंसर क्या करना है। तो हमें रटना कुछ भी नहीं है, ये जो ह्यूमन वैल्यूज है इसमें सारी चीज समझने की है। यदि आपको समझ में आ गया कि इसकी ये टर्मिनोलॉजी है, ये इसका कीवर्ड है जिससे पूरा क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना है, तो आपके लिए ये ह्यूमन वैल्यूज बहुत इजी होने वाला है। तो वो मैं सारी आपको ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे इसमें हमें करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं कि इसकी जो वैल्यू एजुकेशन है उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होने वाली है।
तो ये है सारे इसके टर्मिनोलॉजी जो हम एक एक करके मैं आपको बताने वाली हूँ, और इन्हीं पे क्वेश्चन आने वाला है। क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो सीधे सीधे ये नहीं आएगा कि व्हाट इज बेसिक एस्पिरेशन और नेचुरल एक्सेप्टेंस। इस इन क्वेश्चंस को थोड़ा मिक्स करके और फिर आपसे पूछा जाएगा, और उसमें आंसर कैसे करना है वो भी बताने से पहले हमको ये टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, क्योंकि यदि हमें इसका मतलब ही नहीं पता होगा तो हम आंसर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक एस्पिरेशन। बेसिक एस्पिरेशन क्या होती है? ह्यूमन बीइंग की बेसिक एस्पिरेशन है हैप्पीनेस। तो अब यदि हम हैप्पीनेस की बात करते हैं तो वो जो हैप्पीनेस है वो कैसे आएगी? हैप्पीनेस ये बेसिक एस्पिरेशन, जब हम बात करते हैं बेसिक एस्पिरेशन की तो माइंड में आता है कि अच्छा खूब पैसा होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये बेसिक एस्पिरेशन नहीं है। बेसिक एस्पिरेशन जो है, जो एस्पिरेशन मतलब होता है इच्छा, ठीक है, अभिलाषा। तो वो हमारी क्या है? एक ह्यूमन बीइंग की क्या है? खुश रहना, हैप्पी रहना। तो हैप्पी रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हमारे पास क्या होना चाहिए? अच्छे रिलेशन होने चाहिए, और जो है अच्छे रिलेशन से मतलब है कि चाहे फैमिली हो चाहे फ्रेंड्स हो, और उसके लिए हमें क्या चाहिए? ट्रस्ट। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो, यदि हैप्पीनेस चाहिए तो वैल्यूज कौन कौन सी होनी चाहिए? ट्रस्ट होना चाहिए, रेस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है, केयर, लव, अफेक्शन। तो ये सारे जो वैल्यूज यदि होंगी तब जाके बेसिक एस्पिरेशन एक ह्यूमन बीइंग की कंप्लीट होती है। वो खुश तभी रह सकता है जब उसको रिस्पेक्ट मिलेगा, ट्रस्ट होगा, भरोसेमंद। यदि चारों आसपास जो हमारे लोग हैं वो कैसे? भरोसेमंद हैं, ठीक है, और उसके अलावा अफेक्शन, उनसे हमारा अच्छा रिलेशन है, केयर। तो जितनी भी जो भी टर्म्स जो वैल्यूज से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। जितनी भी वैल्यूज हैं वो यदि हमारे आसपास के लोगों में है तो हम हैप्पी रहेंगे, और हैप्पी रहेंगे तो इसका मतलब है हमारी बेसिक एस्पिरेशन जो है वो फुलफिल हो रही है, ठीक है। अब बात आती है नेचुरल एक्सेप्टेंस की। अब नेचुरल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या? नेचुरली एक्सेप्टेड, वो चीज जो नेचुरली एक्सेप्टेड है। अब नेचुरली एक्सेप्टेड कैसे होगी? नेचुरली एक्सेप्टेड का यदि हम कह रहे हैं क्या, तो नेचुरली एक्सेप्टेड जैसे कि हम बोलते हैं कि हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें दूसरों की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, और जो यदि किसी एक अच्छे रिलेशन तभी बनते हैं यदि दो लोगों के बीच में ट्रस्ट होगा। तो ये क्या है? नेचुरली एक्सेप्टेड है, इसमें कोई कंडीशन है ही नहीं। और ये कोई से भी रिलीजन में चले जाओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ, ये नेचुरली एक्सेप्टेड है कि हमें ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमें फॉलो करनी चाहिए। और यदि हम ये चीज़ें फॉलो करेंगे मतलब ये चेंज नहीं होती इनमें। यदि हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए तो इसमें कोई बट नहीं है, वी हैव टू फॉलो दिस थिंग। तो ये गाइडलाइंस है वैल्यू एजुकेशन की जो हमें फॉलो करनी है, और ये नेचुरली एक्सेप्टेड है। किसी भी रिलीजन, हर एक रिलीजन में यही कहा जाता है कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें जो है यदि एक अच्छे रिलेशन चाहिए तो उसके लिए भरोसा होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए लोगों में। तो ये जो चीज़ें हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो एक तरीके से नेचुरली एक्सेप्टेड है। वो किसी भी कंट्री में, किसी भी रिलीजन में, कास्ट में, कल्चर में चेंज नहीं होती। उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल। अब इसको हम ब्लाइंडली कोई चीज़ हम ब्लाइंड फेथ जिसको हम कहते हैं कि किसी ने कह दिया ऐसा करना चाहिए तो वो हमने एक्सेप्ट कर लिया बिना किसी एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन के। मींस कि हमने कोई रीज़न नहीं मांगा और बिना रीज़न के यदि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो नेचुरली एक्सेप्टेड नहीं है। नेचुरली एक्सेप्टेड वो चीज़ है जितनी भी जो वैल्यूज़ होती हैं वो किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट में चेंज नहीं होती, इसलिए वो नेचुरली एक्सेप्टेड है। और जिसमें कोई कंडीशन ना हो, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आप ऐसा करोगे तब ये चीज़ होगी। तो अनकंडीशनली जो चीज़ फॉलो की जाए दैट इज नेचुरली एक्सेप्टेड।
अब बात आती है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन मीन्स अपने आप को जज करना। हम क्या करते हैं, दूसरे को जज करते हैं कि दूसरा ऐसा है, उसका नेचर ये है, वो ऐसे करता है, वो वैसे करता है। बट एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए, यदि हम चाहते हैं कि हम खुश रहें, जो मैंने आपको बताई है बेसिक एस्पिरेशन है हैप्पीनेस, और उसके लिए हमें क्या चाहिए कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी हमें अपने अंदर रखनी पड़ेगी। जैसे नेचुरली एक्सेप्टेंस, हमें वैल्यूज़ हमारे अंदर होनी चाहिए और वो नेचुरली एक्सेप्टेड है, हम कहीं पर भी जाएं हम उसको फॉलो करें। देन सेल्फ एक्सप्लोरेशन, हम अपने आप को जज करें, ना कि दूसरे को जज करें कि वो कैसा है, उसके अंदर उसमें वैल्यूज है कि नहीं। हमें केवल अपने आप को जज करना है कि हमारे अंदर क्या कमी है और क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, दोनों ही चीज़ें हमें देखनी है। तो वो जब हम अपने आप को देख लेते हैं, अच्छे से जज कर लेते हैं, तो वो होता है, वो प्रोसेस होता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। देन नेक्स्ट इज राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, इनमें जो टर्मिनोलॉजी है उसी से पता लग रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। राइट अंडरस्टैंडिंग मतलब सही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यदि किसी ह्यूमन बीइंग में सही अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरी लाइफ में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए क्या सही रहेगा। यदि एक स्टूडेंट है, वो ये कहता है कि मेरे करियर के लिए मुझे सबसे पहले तो ये है कि मेरे को अच्छी परसेंटेज लानी चाहिए, तो उसको ये पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो वो क्या करेगा, उस अच्छी परसेंटेज लाने के लिए क्या करेगा, मेहनत करेगा, टाइम कम वेस्ट करेगा। और जिसको ये नहीं पता कि मुझे करना क्या है, तो डेफिनेटली उसका एक तो गोल सेट ही नहीं है, और जब गोल सेट नहीं है तो वो कंफ्यूज रहेगा, वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा क्योंकि उसको पता ही नहीं है सही और गलत क्या है। इसका मतलब उसमें राइट अंडरस्टैंडिंग की कमी है। ठीक है, तो हमें सही और गलत का पता होना चाहिए, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। यदि ये दो चीजें हम जज कर सकते हैं अपने आप के अंदर कि मुझे ये पता होना चाहिए कि कोई भी काम मैं यदि कर रहा हूं तो एक तो उसको हमें क्या स्टेप्स होने चाहिए, क्या प्लानिंग के साथ हमें उसको करना चाहिए। बिना प्लानिंग के हम कोई काम कर लेते हैं और बाद में हमें पता लगता है कि ये तो हमें करना ही नहीं चाहिए था, हमें तो ये वाला स्टेप फॉलो करना चाहिए था। इसका मतलब है हमने बिना सोचे समझे वो काम किया। तो कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले या हम अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि क्या हमारे लिए वो सही है कि नहीं और उसका क्या आउटपुट आएगा, और यदि हम वो नहीं करते तो क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है राइट अंडरस्टैंडिंग। देन अब आती है वैल्यूज एंड स्किल। अब वैल्यूज एंड स्किल, वैल्यूज तो मैंने आपको बता दिया है, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, अफेक्शन, केयर, ये हो गई जो हमारे आसपास में चारों तरफ ये वैल्यूज हम देखते हैं, लोगों में भी देखते हैं, हम अपने आप में भी देखते हैं, ये चीज हम फॉलो करते हैं। बट जो स्किल है वो अलग चीज है। वैल्यू और स्किल दोनों में क्या डिफरेंस है, बट ये एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कि को एग्जिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, कि केवल वैल्यूज से काम नहीं चलेगा। हम सोचे कि केवल हमारे में वैल्यूज है बट हमें कोई टैलेंट नहीं है, हमें कोई स्किल नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, तो उस केस में क्या आप सक्सेसफुल बन सकते हैं? नहीं बन सकते, क्योंकि आप में कोई क्वालिटी नहीं है, आप में सिर्फ मैनर्स है। आप ठीक है बहुत अच्छे से बात कर रहे हो सबसे, बट आप में कोई क्वालिटी नहीं है, कोई स्किल नहीं है। अब समझो कोई आपके पास स्किल ही नहीं है, आपको कोई काम ही नहीं आता, तो आप कैसे सक्सेसफुल बन सकते हो? कोई आपको जॉब मिल सकती है, कोई आप बिजनेस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। यानी कि कोई ना कोई आप में स्किल होनी चाहिए। तो यदि स्किल भी होगी, अब आप सोचिए आपके पास स्किल भी है और वैल्यूज भी है, तो ये दोनों मिलके आपको डेफिनेटली एक सक्सेसफुल पर्सन बनाएगा ही बनाएगा। अब इसमें से यदि हम देखें तो ये दोनों है अलग, वैल्यूज इज डिफरेंट और स्किल क्वालिटी की बात हो रही है, टैलेंट की बात हो रही है। क्या आप में कोई एक क्वालिटी है मुझे ये काम आता है जिससे कि मैं आगे लोगों को सिखा सकता हूँ, मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ या मैं जॉब कर सकता हूँ, तो वो आ गई प्रोफेशनल। ये है प्रोफेशनल स्किल की बात हो रही है। ये जो है वैल्यूज, यहाँ पे वैल्यू एजुकेशन में जो हम वैल्यूज की बात करते हैं ये वो वैल्यूज है जो हम हमेशा हमारे, चाहे वो फैमिली हो, चाहे हम ऑफिस में हो, तो वो वैल्यूज को हम फॉलो करते हैं। बट यदि हम स्किल ही हमारे में नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते।
ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज एंड स्किल, और ये एक दूसरे से हाउ इट इज रिलेटेड टू ईच अदर। अब ये रिलेटेड कैसे है, सपोज करो आप में वैल्यूज है बट क्वालिटी नहीं है, कोई भी टैलेंट नहीं है, कोई कुछ स्किल आपको कुछ भी नहीं आती, कोई भी आपको काम नहीं आता, तो क्या वैल्यूज से आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं? नहीं बन सकते, आप लोगों को कुछ सिखा ही नहीं सकते। ठीक है, तो एक इलिटरेट पर्सन है उसमें भी वैल्यूज होगी, बट यदि उसमें कोई टैलेंट नहीं है तो वो केवल वैल्यूज से आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, अब बात आती है स्किल। किसी में बहुत जबरदस्त टैलेंट है और वो जो टैलेंट है उस टैलेंट से वो बहुत आगे बढ़ भी गया, लेकिन जब आगे चल के वो यदि उसमें वैल्यूज ही नहीं होगी, मतलब एक होता है कि उसमें प्राउड आ गया, लोगों की इंसल्ट करना कि बस मुझे ही सब कुछ आता है, तो उस केस में अब आप सोचो उसमें वैल्यूज तो बहुत है, स्किल तो बहुत है, बट वैल्यूज नहीं है, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जो जितनी उसने चीज़ें एक अच्छी पोजीशन ली थी किसी भी जगह जहाँ पर भी वो उसने अपनी स्किल को दिखा के एक अच्छी पोजीशन ली थी, एक सक्सेसफुल पर्सन बना था, वो धीरे धीरे उसके चारों तरफ एक नेगेटिविटी क्रिएट हो जाएगी। वो नेगेटिविटी कैसे क्रिएट हुई, क्योंकि उसके अंदर वैल्यूज ही नहीं है, वो किसी से ढंग से बात ही नहीं कर रहा, और जब वो ढंग से बात नहीं करेगा तो क्या होगा, लोग उससे दूर होने लग जाएंगे, और लोग दूर हो जाएंगे तो धीरे धीरे उसका डाउनफॉल हो जाएगा। ठीक है, डाउनफॉल हो जाएगा, और जो उसके एक अच्छे रिलेशन जो बनने चाहिए थे वो उसके अच्छे रिलेशन नहीं बनेंगे, क्योंकि वो हर किसी से बहुत ही गलत तरीके से बात कर रहा है या उसको कुछ समझ नहीं रहा है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यूज, उसके अंदर वैल्यूज की कमी है, और जब वैल्यूज की कमी होती है तो एक सक्सेसफुल पर्सन जिसमें स्किल भी है वो भी उसका भी डाउनफॉल हो जाता है। तो वैल्यूज है लेकिन स्किल नहीं है तो भी कुछ काम नहीं हो सकता, और यदि स्किल है लेकिन वैल्यूज नहीं है तो एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचकर भी उसका डाउनफॉल हो सकता है, क्योंकि उसमें वैल्यूज नहीं है। तो इसलिए ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए इस तरीके से बताया, इस तरीके का सिंपल एग्जाम्पल इसलिए बताया जिससे कि एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज एंड स्किल एंड हाउ इट इज रिलेटेड विद ईच अदर, तो कोई भी एक एग्जाम्पल आप दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो मैं बता रही हूँ या आपने कोई बुक में पढ़ लिया वही एग्जाम्पल आपको देना है, इसमें एग्जाम्पल हम कोई सा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। देन बात आती है सिक्स्थ पॉइंट की कि वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। अब देखो ये थोड़ी सी सेम सी लग रही है, वेल्थ पैसा, प्रोस्पेरिटी, बट वेल्थ और प्रोस्पेरिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। वेल्थ तो यहाँ पे केवल मनी से बात हो रही है, प्रोस्पेरिटी इज समृद्धि। तो जहां पे वेल्थ की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में आता है पैसा, बहुत इस आदमी के पास बहुत पैसा है, बहुत रिच आदमी है। बट प्रोस्पेरिटी का मतलब ये है कि वो रिच भी है, यानी कि उसके पास पैसा भी है, एक अच्छे रिलेशन भी है, और उस रिलेशन को वो मेंटेन करके भी चल रहा है। कैसे? वेल्दी पर्सन यदि कोई है तो ये जरूरी नहीं है कि उसमें वैल्यूज हैं। पैसा है उसके पास, पैसे आने के और भी सोर्सेज हैं, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसमें वैल्यूज होंगी। पैसा है, वो रिच आदमी है, बट प्रोस्पेरिटी का मतलब ये है कि उसने वो पैसा तो बनाया ही, लेकिन साथ में एक अच्छे रिलेशन भी बनाए, और उस अच्छे रिलेशन को वो मेंटेन भी कर रहा है और दूसरों की हेल्प भी कर रहा है। तो यहाँ पे पॉपुलैरिटी की भी बात आ जाती है, प्लस एक गुड रिलेशन है, लोगों से अच्छे रिलेशन है, और उसके साथ साथ जितनी फिजिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा उसके पास फैसिलिटी है। ये जो वेल्दी पर्सन है, ये वेल्दी पर्सन में क्या पता राइट अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, वैल्यूज है कि नहीं, लेकिन एक प्रॉस्परस पर्सन, जो एक समृद्ध पर्सन जो है, वो ये जानता है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, मुझे लोगों से कैसे ट्रीट करना है, कैसे उनसे बात करनी है, कैसे हमें अपनी वैल्यूज़ को लेते हुए आगे हमें काम करते हुए चलना है, प्लस उसके गोल क्या है, वो गोल इस प्रॉस्परस पर्सन के सेट होंगे। वेल्दी पर्सन तो हो सकता है अचानक से उसके पास पैसा आ गया हो,
लॉटरी लग गई हो, तो ये जो वेल्थ है, ये वेल्थ जो है ये केवल मनी से मतलब है, और प्रोस्पेरिटी जो है एक अच्छे रिलेशन, अच्छा पैसा, फिजिकल फैसिलिटी जितनी होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है, और उससे वो लोगों की हेल्प भी करता है, क्योंकि इस पर्सन में, इस जिस जो प्रॉस्परस पर्सन है उसमें वैल्यूज भी होंगी। ठीक है, देन सेवेंथ पॉइंट, ये देखिए, ये जो मैंने टर्मिनोलॉजी आपको बताई है ना, यही इसी टर्मिनोलॉजी के अंदर अंदर सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये सारे टर्म्स जो है इंपॉर्टेंट है। यूनिट 1 की इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया है। अब एक जो इंपॉर्टेंट टर्म है SVDD, SSDD एंड SSSS। ठीक है, अब क्या है ये SVDD का मतलब है साधन विहीन दुखी दरिद्र। साधन, S फॉर साधन, V फॉर विहीन, दुखी दरिद्र। फिर SSDD का मतलब क्या है, साधन संपन्न दुखी दरिद्र, और इसका मतलब है साधन संपन्न सुखी समृद्ध। अब सबसे पहले फर्स्ट टर्म लेते हैं हम SVDD। ये तीनों चीजें पूछी जाती है, तीनों टर्म्स पूछी जाती है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ये पूछा जाता है कि एक्सप्लेन ऑल दीज 3 टर्म्स। तो सबसे पहले तो हमें इसकी फुल फॉर्म बतानी पड़ेगी कि साधन विहीन दुखी दरिद्र, इसका मतलब क्या हुआ कि साधन विहीन का मतलब क्या होता है कि जिसके पास कोई साधन नहीं है। दुखी दरिद्र, अब जब साधन नहीं है तो डेफिनेटली वो दुखी होगा, दुखी दरिद्र वाली कैटेगरी में आ जाएगा। अब दुखी क्यों है, उसके पास कोई साधन नहीं है। साधन इन द सेंस फिजिकल फैसिलिटी नहीं है, और फिजिकल फैसिलिटी में वो सारी चीज़ें आ गई, पैसा नहीं है उसके पास, रहने को घर नहीं है उसके, खाने के लिए खाना नहीं है। तो SVDD ये लोग जो होते हैं, जो साधन विहीन होते हैं, वो हमेशा दुखी होते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है। तो ये वाली जो कैटेगरी होती है, ये बहुत ही जो होती है, ये SVDD वाली जो कैटेगरी होती है वो बहुत ही अनहैप्पी होती है। ठीक है, फिर बात आती है SSDD, साधन संपन्न दुखी दरिद्र। अब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास साधन है, साधन संपन्न यानी कि सभी साधन है उनके पास, सारी फिजिकल फैसिलिटी है, अच्छा घर है, गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ है, पर उसके बाद भी वो क्या है, दुखी है। और कैसे दुखी दरिद्र का मतलब ये हो गया, दुखी वो इसलिए है, सब कुछ है उसके बाद भी दुखी क्यों है, क्योंकि वो दूसरे की खुशी से परेशान है। कुछ लोग होते हैं ना जो दूसरे की खुशी देखकर परेशान हो जाते हैं, अरे इसके पास इतना पैसा कैसे आ रहा है, उसके पास खुद के पास बहुत पैसा है पर उसके बाद भी वो दुखी रहता है। तो वो जो कैटेगरी होती है वो आती है साधन संपन्न दुखी दरिद्र कि मतलब सब कुछ होते हुए भी वो माइंड से दुखी है, परेशान है कि मेरे पास तो ये होना चाहिए, मेरे पास तो ये भी होना चाहिए, उसके पास तो ये है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, उसके पास बहुत बड़ी गाड़ी है, मेरे पास तो छोटी गाड़ी है, गाड़ी तो है ना। तो उसने ये नहीं देखा कि जो चीज़ मेरे पास है उसको मैं आगे और कैसे बेटर कर सकता हूँ, बल्कि हम दूसरे की खुशी से दुखी हो जाते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो साधन संपन्न मतलब संपन्न होने के बाद भी वो कैसे रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो वो दुखी दरिद्र की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि वो दूसरों की खुशी से दुखी रहते हैं। ठीक है, अब ये तीसरी कैटेगरी क्या होती है, साधन संपन्न सुखी समृद्ध। ये जो कैटेगरी होती है ये है प्रॉस्पेरिटी की कैटेगरी, प्रॉस्पेरस पर्सन की कैटेगरी। ठीक है, अब ये जो वेल्थ की बात आ रही है, वेल्दी पर्सन की बात आ रही है, वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। पैसा है, सब चीजें हैं, लेकिन फिर भी वो दुखी हैं। लेकिन एक प्रॉस्पेरस पर्सन जो होता है, वो कौन सी कैटेगरी में आता है, साधन संपन्न, उसके पास सारे साधन भी है, सुखी समृद्ध और खुश है। जो चीज उसके पास है उससे वो खुश है, लेकिन वो वहीं खुश नहीं रहता, वो कंटिन्यूसली उसको और बेटर कैसे कर सके और हम इसको अच्छा कैसे कर सके उसकी तरफ ध्यान देते हैं। वो दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देते कि अरे उसके पास पैसा ज़्यादा है, मेरे पास तो कम है। वो किसी से कंपैरिजन नहीं करते, तो इसलिए वो खुश रहते हैं, इसलिए वो सुखी रहते हैं। तो ऐसे वाले जो लोग होते हैं, साधन संपन्न सुखी समृद्ध,
ये जो कैटेगरी होती है ये बहुत कम लोग होते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, जो खुश रहते हैं, जिनके पास सब चीज़ें हैं और वो खुश भी है, वो सेटिस्फाई भी है, और दूसरों से कंपेयर करने की जगह वो सिर्फ अपने आप में देखते हैं, सेल्फ एक्सप्लोरेशन। अब यहाँ पे चीज़ें आती हैं, ये वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन मतलब अपने आप में ध्यान देते हैं कि मुझे इसको और बेटर कैसे करना है, और वैल्यूज़ को लेके चलते हैं जो कि नेचुरली एक्सेप्टेड है। राइट अंडरस्टैंडिंग, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है, वो ये भी देखते हैं कि मुझे दूसरे से कंपेयर नहीं करना, मैं दूसरे से क्यों कंपेयर करूं, मुझे आगे कैसे करना है, मुझे और इसको बेटर कैसे बनाना है। तो वो जो लोग होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, दूसरों से कंपेयर नहीं करते। तो हमें हमेशा कैसा बनना है, साधन संपन्न सुखी समृद्ध, ये वाली कैटेगरी में बनना है। अच्छा, अब यदि ये जो लोग हैं ये अपने आप पे अपना ध्यान देना बंद कर दें या अपने गोल्स को पे ध्यान देना बंद कर दें और दूसरों पे ध्यान दें कि अच्छा वो कितना खुश है, वो कैसे खुश है, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो भी इस कैटेगरी, ये वाले जो लोग होंगे कौन सी वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, साधन संपन्न दुखी दरिद्र, तो वो भी दुखी और रहने लग जाएंगे। जो सेटिस्फाइड थे, जो खुश थे, अब यदि वो किसी से अपना कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, अनहेल्दी कंपटीशन, ठीक है, उसको सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, धीरे धीरे वो भी, ये जो लोग होंगे ये सेकंड वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। और यदि यही चीज कंटिन्यूअसली चलती गई तो क्या होगा, हम अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे कि हमें आगे क्या करना है, और इसको जितना हमारे पास पैसा है उसको और अच्छी जगह लगा के हमें इसको कैसे करना है और आगे कैसे बढ़ाना है, ये सोचने की जगह हम दूसरे पे ध्यान दे रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, हम इस फर्स्ट वाली कैटेगरी में भी आ सकते हैं, ठीक है। वो पैसे खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने उसका सही यूज नहीं किया और केवल हमने दूसरों पे ध्यान दिया। तो हमें कौन सी वाली कैटेगरी में होना है, साधन संपन्न सुखी समृद्ध, इस वाली कैटेगरी में होना है। जो चीज हमारे पास है उसको और कैसे हम बेटर कर सके, क्योंकि यदि हम दूसरों के बारे में सोचेंगे तो हम हमेशा अनहैप्पी रहेंगे। और घूम के बात वहीं आ जाती है कि हमारी जो बेसिक एस्पिरेशन क्या थी, हमारी जो सबसे बेसिक इच्छा क्या है, वो यही है कि मैं खुश रहूं, हम खुश रहें। तो खुश रहने के लिए हमें ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो इन दो कैटेगरी में आ सकते हैं, तो हमें इन दो कैटेगरी में नहीं आना, हमें कौन सी वाली कैटेगरी में रहना है, थर्ड नंबर वाली कैटेगरी में, ठीक है। तो हम हैप्पी रहेंगे। और यदि इन दो कैटेगरी में रहते हैं, यदि ह्यूमन बीइंग इन दो कैटेगरी में रहते हैं तो वो हमेशा दुखी रहेंगे, ठीक है। अब ये मैंने अलग से एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग यदि आप में है तो अच्छे रिलेशन कैसे बनेंगे और फिजिकल फैसिलिटी कैसे आएगी, जरा सोच के देखिए। राइट अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बताई थी कि जिसमें भी राइट अंडरस्टैंडिंग है इसका मतलब है कि उसमें सही सोचने समझने की शक्ति है, वो सही से अपने आप को जज कर सकता है, अपने आप को उसके लिए क्या सही है लाइफ में, उसके लिए क्या वैल्यूएबल है क्या नहीं है, वो ये सही तरीके से जज कर पाए, उसको बोलते हैं राइट अंडरस्टैंडिंग। अब राइट अंडरस्टैंडिंग जो है, यदि हमें राइट अंडरस्टैंडिंग है तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए भी अच्छा सोचेंगे और दूसरे के लिए भी अच्छा सोचेंगे। ये म्यूचुअल रिलेशन की बात हो रही है, आपस में रिलेशन अच्छे होने चाहिए। फिजिकल फैसिलिटी केवल हम अपने बारे में नहीं सोच रहे, दूसरे के बारे में भी सोच रहे हैं। तो यदि अच्छी समझ होगी तो हमारे अच्छे रिलेशन बनेंगे, हमें दूसरे से कैसे बात करना चाहिए और किस तरीके से हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, तो हमारे रिलेशन कैसे होंगे, अच्छे रिलेशन होंगे। यदि उसमें समझ ही नहीं है तो वो क्या करेगा, वो केवल अपने फायदे की चीज़ करेगा, और चाहे वो उसके लिए सही है नहीं है, लेकिन वो दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा, सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। तो उस केस में क्या गुड रिलेशन बन सकते हैं दूसरों के साथ, नहीं बन सकते। तो यदि राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तभी जाके अच्छे रिलेशन बनेंगे। और जब अच्छे रिलेशन बनेंगे तो सोचो हमारे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो कोई काम हमारा कहीं अटक भी रहा होगा तो वो काम भी हमारा हो जाएगा। तो ये उसके जब अच्छे रिलेशन बनेंगे तो हमारा जो चारों तरफ वैसे ही अच्छी समझ वाले लोग ही होंगे और वो हमें अच्छा ज्ञान देंगे। अच्छा ज्ञान देंगे तो डेफिनेटली हम
जो भी हमारा गोल है वो डेफिनेटली हम अचीव कर पाएंगे, और जो गोल हम अचीव कर पाएंगे तो जितनी भी फिजिकल फैसिलिटी, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, जो भी हम चाहते हैं वो हमें मिलेगा। तो राइट अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। राइट अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट अंडरस्टैंडिंग से ही गुड रिलेशनशिप बनते हैं, लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनते हैं, और हम खुश भी रहते हैं। जब अच्छे रिलेशन होंगे तो हम खुश रहेंगे, खुश रहेंगे तो हम अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो जो भी हम चाहते हैं कि हमें ये चीज़ मिल जाए हमारी लाइफ में, हमें ये चाहिए, या जो भी हमने सोच रखा है कि हमें अच्छा घर बनाना है, तो अच्छा घर बनाने के लिए हमें पहले मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए हमें अपने अंदर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो छोटा सा डायग्राम है, कई बार हम यदि एग्जाम में बना देंगे तो उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। जो थ्योरी में लिखने वाले होते हैं ना, तो उसको यदि आपको लगता है कि कोई हम छोटा सा डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उस डायग्राम से बता सकते हैं, तो आपको वो एक बना देना है। ठीक है, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई। अब मैं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, जो आरटीओ में जनरली पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी उनमें से ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो जाती है बट क्वेश्चन वही रहते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन है वो पढ़ना है पहले, और उसके बाद उसको रटना नहीं है कि इसका आंसर ये है और मुझे रटना है। नो, हमें क्या करना है, उसके कुछ कीवर्ड्स है वो हमें याद रखने हैं। वो कीवर्ड्स आप याद रखोगे कि अच्छा ये क्वेश्चन आएगा तो हमें ये कीवर्ड यूज़ करना है। तो एग्जाम्पल्स भी आप अपने आप बना सकते हैं, और उसकी लैंग्वेज बनाने जो हम हिंदी में बोलते हैं उसी को हमें इंग्लिश में बोलना है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये इसकी चाहे तो आप फोटो ले सकते हैं, और उसके अलावा मैंने इसकी पीडीएफ भी शेयर कर रखी है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसकी जो मैंने अभी जैसे लैंग्वेज लिख रखी है, इसी लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करके वो एक नया क्वेश्चन बना देते हैं, बट आंसर वही होता है। तो ये ध्यान रखना है, हमें क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है, उसका मतलब क्या है, वो हमें समझ में आना चाहिए। उसके बाद ही हम आंसर कर पाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटेडली आरटीओ एग्जाम में आए हैं, इंटरनल एग्जाम में आते हैं। तो एक बार आप देख लीजिए, एक बार आप डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज वैल्यू एजुकेशन। जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने वैल्यू एजुकेशन के बारे में पढ़ा था। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ये वैल्यू एजुकेशन से रिलेटेड है। सो व्हाट इज वैल्यू एजुकेशन, व्हाई देयर इज नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन हमने उसको अच्छे से नहीं पढ़ा, बस हमने एक नज़र ही डाली थी, तो भी हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कैसे? वैल्यू एजुकेशन आपको मैंने, यदि आपने ये पूरा लेक्चर यदि देख लिया, उसके बाद यदि आपको एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए यदि कहा जाए तो आप डेफिनेटली प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसी तरीके से आपको बता रही हूँ कि वैल्यू एजुकेशन जो है उसमें सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं जो अब तक हमने बात करी, रिस्पेक्ट, केयर, अफेक्शन, लव, एवरीथिंग दैट इज़ वैल्यू एजुकेशन। तो सबसे पहले तो उसमें जितनी भी जो वैल्यूज़ हैं, एथिक्स है, वो सारी चीज़ें जो हैं जो हम जिनके बारे में डिस्कस करते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल वैल्यूज़ दैट इज़ वैल्यू एजुकेशन। और उसमें फिर हम कुछ एग्जांपल्स दे देंगे कि वैल्यू एजुकेशन से क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों है। यदि हमें वैल्यूज़ नहीं होगी तो हम ये जज नहीं कर सकते कि हमारी लाइफ के लिए क्या वैल्यूएबल है, और क्या वैल्यूएबल है तो ये हम सही और गलत में पहचान नहीं कर पाएंगे, हमें समझ नहीं आएगी, एक अच्छी समझ जिसको हम कहते हैं राइट अंडरस्टैंडिंग। और जब राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी तो एक अच्छे रिलेशन नहीं बन पाएंगे, लोगों से हम सही तरीके से बात नहीं करेंगे तो अच्छे रिलेशन नहीं बनेंगे, और जब अच्छे रिलेशन नहीं बनेंगे तो कोई भी हमें काम नहीं देगा। यदि हम सोचें कि हम एक अच्छी नौकरी करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें कुछ वैल्यूज़ होनी चाहिए, और वैल्यूज़ के साथ कुछ स्किल भी होनी चाहिए। तो जो वैल्यूज़ है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो हमें जीने का तरीका बताती है कि हमें लाइफ को कैसे जीना चाहिए, वो है वैल्यू एजुकेशन। और जीने का तरीका कैसे बताती है कि हमें ये बताती है कि कैसे क्या सही है हमारे लिए और क्या गलत है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सही और गलत पे ही डिपेंड है कि हमें यदि सही समझ है तो राइट अंडरस्टैंडिंग है हमारे में, और उस सही समझ से हम
लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो इसमें वो सारी चीज़ें आप डिस्कस कर लेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी हम दे सकते हैं। स्टूडेंट अपना जनरल सिंपल एग्जांपल्स दे सकते हैं इस स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड कि मुझे कि स्टूडेंट एक यदि स्टूडेंट है वो अपने गोल को अचीव करने के लिए उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें इसमें इस फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगी। इन सभी के आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे जो मैंने पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रखी है, लिंक लगा रखा है उसका, तो उसमें इसके सारे आंसर्स भी मिल जाएंगे। लेकिन वो करने से पहले ये जो क्वेश्चन को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये है क्या। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि व्हाट आर द बेसिक गाइडलाइंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। जो वैल्यू एजुकेशन है उसकी बेसिक गाइडलाइंस क्या है। बेसिक गाइडलाइंस क्या है, एक तो दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो है ये यूनिवर्सल यानी कि यूनिवर्सल एंड सेकेंड पॉइंट है रैशनल। अब ये दो टर्म्स हैं जिससे हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बेसिक गाइडलाइंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन क्या है। फर्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सल होना चाहिए। जो वैल्यू एजुकेशन होती है वो यूनिवर्सल होती है। यूनिवर्सल कैसे कि किसी भी कंट्री में चले जाए हम, कहीं पर भी कोई रिलीजन में चले जाए, किसी भी कल्चर में चले जाए, रिलीजन कल्चर सब जगह ये जो वैल्यू एजुकेशन होती है वो सेम होती है। वैल्यूज में कोई चेंज नहीं होता, वो यूनिवर्सल होती है। किसी भी कंट्री में चले जाओ, दैट इज यूनिवर्सल। तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल वैल्यूज। यूनिवर्सल वैल्यू जो कहीं पर भी चेंज नहीं होती। और ये जो पूरी ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये भी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज हैं कि वो वैल्यूज जो कहीं पर भी चेंज नहीं होती, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कल्चर, कास्ट, एवरीथिंग। सेकेंड पॉइंट क्या है, रैशनल। रैशनल का मतलब ये है कि हमें ये मैंने जैसे आपको कह दिया कि ये यूनिवर्सल है और हम कहीं पर भी चले जाए ये चीज़ चेंज नहीं होती। तो ये क्या है, ये ब्लाइंड फेथ नहीं है, ये ब्लाइंड फेथ नहीं है। और कि मैंने आपको कोई चीज़ कही और आपने मान ली, किसी ने आपको कुछ कहा हमें ऐसा करना चाहिए और विदाउट एनी रीज़न, उसका कोई रीज़न नहीं दिया, तो वो क्या होगी, वो वैल्यूज़ हुई नहीं, वो रैशनल की कैटेगरी में ही नहीं आएगी। तो वैल्यूज जो होती है वो यूनिवर्सल होनी चाहिए और रीज़न के साथ होनी चाहिए। उसका क्या रीज़न है, कोई भी चीज़ हम मान रहे हैं तो ब्लाइंड फेथ किए, ब्लाइंड फेथ जो अंधा हम विश्वास करते हैं किसी पर कि हमें ये मानना है, जैसे कुछ सोसाइटी में रूल्स बना दिए हम उसको मान लेते हैं, हमें पता भी नहीं उसको मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए बट हम उसको फॉलो कर लेते हैं, तो वो है ब्लाइंड फेथ। लेकिन जो वैल्यूज़ होती हैं उनका रीज़न होता है, वैलिड रीज़न होता है। तो जो चीज़ का हम रीज़न दे सकते हैं दैट कम्स इन रैशनल कैटेगरी। तो जो वैल्यूज होती है वो यूनिवर्सल होती है और रैशनल होती है जिनका वैलिड रीज़न होता है। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ कि हमें जो ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट है, ये होना चाहिए, हर एक ह्यूमन बीइंग में ये चीज़ होनी चाहिए। अब यदि मान लो कि ये नहीं होगी तो क्या होगा, इस क्यों हम माने, ये ऐसी चीज़ हम क्यों माने। यदि किसी ने क्वेश्चन रीज़न पूछा तो क्यों मानना चाहिए, क्योंकि यदि हमें एक अच्छा इंसान बनना है तो उसके लिए ये वैल्यूज़ होना ज़रूरी है, ये रीज़न हो गया। तो वो जो कैटेगरी है जिसको हम रीज़न बता रहे हैं दैट कम्स इन रैशनल। हमें अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, कोई भी रीज़न हो, कोई भी वैल्यू के बारे में यदि हम बात कर रहे हैं तो वो होती है रैशनल एंड यूनिवर्सल। तो ये आती है बेसिक गाइडलाइंस में और उसी को फिर हम एग्जाम्पल के साथ समझा सकते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज राइट अंडरस्टैंडिंग। ये मैं आपको रिपीटेडली बता चुकी हूँ कि राइट अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, जो सही, जो ये जज कर पाए कि क्या सही है क्या गलत है। देन फोर्थ पॉइंट पे आते हैं व्हाट इज, ये भी मैंने तीनों आपको बता दिया है, इससे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो तीनों एब्रिविएशन है ये आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। फिर फिफ्थ पॉइंट है एक्सप्लेन सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन में भी क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो उसमें एग्जांपल दे देना और शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो केवल इसकी डेफिनेशन दे देना। देन वैल्यूज एंड स्किल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ये एक दूसरे से
कॉम्प्लीमेंट कैसे है, मतलब ये वैल्यूज के साथ स्किल होना जरूरी है, स्किल के साथ वैल्यूज होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? यानी कि ये एक दूसरे की कोएग्जिस्टेंस है। वैल्यूज हो तो स्किल होनी चाहिए, स्किल है तो वैल्यूज भी होनी चाहिए। ये दोनों पहले पॉइंट आपको बता दिए कि ये क्यों होनी चाहिए। यदि किसी में वैल्यूज है लेकिन स्किल नहीं है तो वो सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकता, और यदि कोई सक्सेसफुल पर्सन है अपनी स्किल से लेकिन उसमें वैल्यूज नहीं है तो उसका डाउनफॉल हो जाएगा। यानी कि ये दोनों चीज़ें होना जरूरी है, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आप दे सकते हो। ठीक है, और 7th क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। मैंने आपको बता दिया था वेल्थ तो केवल मनी से रिलेटेड है, बट प्रोस्पेरिटी केवल मनी से रिलेटेड नहीं है। ये मनी के साथ, पैसे के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि इसमें यहाँ पे वैल्यूज़ भी आती हैं, प्लस ह्यूमन बीइंग को ये पता है कि मुझे, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। मुझे लोगों की, यदि मैं प्रॉस्पेरस हूँ, यदि मेरे पास पैसा है तो मुझे दूसरों की हेल्प भी करनी चाहिए और अपनी भी हेल्प करनी चाहिए कि मैं इसको और कैसे बेटर कर सकूँ। ठीक है, देन व्हाट इज सेंसेशन। यहाँ पे सेंसेशन जो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, व्हाट इज सेंसेशन। तो सेंसेशन से मतलब यहाँ पे है इमोशन से है या फिजिकल टच से है, या हम कोई बात कोई चीज़ सोच कर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, कि ऐसा हो जाए, यदि मुझे ये चीज़ मिल जाए तो क्या होगा। तो वो जो सेंसेशंस होते हैं वो होते हैं टेम्पररी, कि हम कुछ टाइम के लिए खुश रहते हैं, फिर उसके बाद जब हमें पता लगता है कि एक्चुअल में तो ये चीज़ हुई नहीं या हमें वो चीज़ मिली नहीं, केवल हमने उसके लिए सोचा था, तो दैट इज सेंसेशन। इट इज़ रिलेटेड टू इमोशंस, फीलिंग से रिलेटेड होता है, और जो कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उससे हमें पता लगता है। हम खुश हो, यदि हमें कई बार क्या होता है भूख लग रही होती है तो एकदम से हम जो कहते हैं ना मुंह में पानी आ गया, तो यानी कि वो हमारे जो सेंस और जो चीज़ हमने सोची और वो चीज़ हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो उसको रिएक्शन दे रहे हैं। ठीक है, वैसे ही रिएक्शन दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा हम सोचते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, हमारा माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। कोई अच्छी चीज़ सोचते हैं तो अच्छा लगने लग जाता है हमें, पॉजिटिव थॉट्स अब यदि हम लेकर आते हैं तो हमें अच्छा लगता है। नेगेटिव थॉट लेकर आते हैं तो वैसे ही हमारे जो सेंस ऑर्गन है वो काम करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे ये है सेंसेशन से मतलब, सेंस ऑर्गन से मतलब है, जो कि इसका मतलब है कि हम दुखी भी हो रहे हैं तो टेम्पररी हो रहे हैं, कोई गलत, कोई नेगेटिव बात सोच के कि मेरे साथ ऐसा कभी हुआ था या मेरे को ऐसा करना चाहिए लेकिन ऐसा यदि मैं करूँगा तो ये इसका आउटपुट तो सही नहीं आएगा, तो हमने सोचा, फिर उसके बाद उसका आउटपुट भी सोच लिया। यदि अच्छा सोचते हैं तो हमें अच्छा फील हो रहा है। तो यहाँ पे सारी चीज़ सेंसेशन है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इसके अलावा भी मैंने कुछ अलग क्वेश्चंस जो इसी को थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके मैंने कुछ और क्वेश्चंस भी बना के PDF में डाल रखे हैं, वो आप जरूर देखना। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है वो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना। ठीक है, आपके पास जिससे इसके नोटिफिकेशन आते रहे और आप इसी तरीके से ये वीडियोस देखते रहें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।